वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमटीएस के लाइव पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2011 में पूछा गया है और ये मैथ्स के रिमेनिंग जो 11 क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये अरिथमेटिक के अंदर आते हैं दोस्तों, तो इसका ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें कहा गया है रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 9:8 एंड द रेशियो बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर्स इज 8:7 इफ दे सेव्स रुपीज 500 ईच फाइंड एज मंथली इनकम। मतलब क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी दो पर्सन है, इनकी मासिक आय जो है मंथली इनकम, इनका रेशियो, इनका अनुपात दिया है 9:8 और उनके खर्चे का अनुपात ये दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, इसका मतलब खर्चा होता है 8:7। ठीक है। फिर पूछा है यदि उनमें से प्रत्येक की बचत जो है वो 500 रुपए है तो आपको बताना है कि ए की मासिक आय कितनी है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की फंडामेंटल अप्रोच यही होनी चाहिए कि इनकम का रेशियो कितना दिया है 9:8, ये ए और बी की इनकम का रेशियो दिया है। इसी के साथ एक्सपेंडिचर मतलब उनके खर्चे का ई, एक्सपेंडिचर रेशियो कितना दिया है, ये दिया हुआ है 8:7। पूछा क्या है, सेविंग, आपसे पूछा है एक ही मंथली इनकम पूछा है लेकिन उनकी सेविंग दी है। सेविंग जो है हर एक जो है 500 रुपये बचाता है। तो मुझे ये पता है कि सेविंग कैसे निकल कर आती है। सेविंग निकल के आती है जब आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को लेस कर देते हैं, मतलब कि जो टोटल आपकी आय है उसमें से अगर आप अपने खर्चे घटा दें तो आपकी सेविंग, आपकी बचत निकल कर आ जाएगी। ठीक है। और बचत जो है 500 दी है तो बचत से हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना कि 9 और 8 के बीच में इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और 8 और 7 इसका रेशियो भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें जो सेविंग है वो कितना, एक रेशियो में यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, दोनों साइड से, ये चीज ध्यान रखना। अब सेविंग जब मुझे एक रेशियो में मिल रहा है तो यही हम कह सकते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। हम कह सकते हैं एक रेशियो बराबर 500। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक की मासिक आय बताओ, मंथली इनकम। तो देखो इनकम जो है एक की वो कितने 9 रेशियो में है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 9:A। तो एक रेशियो 500 है तो 9 रेशियो कितना आ जाएगा 500 इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा 4500 रुपये। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आपको रेशियो इक्वल नहीं करने आते तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर रेशियो की वीडियोस भी देख सकते हैं ताकि आपको ये फंडा वहां पर क्लियर हो जाए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया एक्स और वाई जो है 3:4 में दिया हुआ है, तो आपको इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो यहाँ पर ये समीकरण दी है, ये इक्वेशन दिया है। अब इसको करना कैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्स और वाई जो है 3:4 दिया है, तो यहां पर आप इसको 3 के मान लो और इसको मान लो 4 के। ठीक है। अब क्या करो कि इन दोनों की वैल्यूज को, x की वैल्यू को 3 के रखो, y की वैल्यू को 4 के रखो, इस इक्वेशन में रख दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पर 3 के रख दूंगा माइनस 2 इंटू 4 के डिवाइडेड बाई 7x है तो x की जगह पर 3 रखना है, 7 इंटू 3 के प्लस 2 इंटू 4 के। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 7 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना हुआ 15 के हो गया, माइनस 2 इंटू 4 मतलब कि 8 के हो गया, डिवाइड कर दो इसको, 7 इंटू 3 कितना हुआ 21 के हो गया, प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 के हो गया। अब इनको एक बार ऐड कर लो, 15 में से 8 घटाया कितना बचा 7 के बचता है, और 21 में 8 जोड़ा कितना बचता है 29 के बचता है। कैसे कि आपका कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 7/29, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो इसमें ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन थर्ड ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है अ स्फीयर अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरियाज। ठीक है। अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरियाज, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ द क्यूब इज। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गोलक है और एक धन है। ठीक है। तो इनकी सतह के क्षेत्रफल एक समान है, मतलब कि जो इनके एरिया है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। अब जब यहाँ पर आपको पता है कि इसमें एरिया, ये क्या कहा गया कि एरियाज जो है वो इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, पहली चीज यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज कही गई है कि उस गोलक और घन के आयतनों का अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का आपको क्या अनुपात निकालना है, इसका क्या होगा। ठीक है। तो यहां पर हमें दिया क्या है, यहां पर दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब। तो यहां पर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है। अब एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, ये होता है दोस्तों आपका 4πr²। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, ठीक है, ये होता है आपका 6a²। अब यहां से मुझे पता है कि
आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जैसे ही आप ए के बराबर लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा 4πr² डिवाइड बाई 6, ठीक है। और जब ए स्क्वायर की होगी और ए की वैल्यू निकालोगे तो इसके ऊपर आप रूट लगा दो, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या चीज़ बाहर आ जाएंगी वो चीज़ें आप और लिख सकते हो यहाँ पर, जो चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। तो बाहर क्या क्या निकलेगा, एक तो आपका 2 बाहर निकल जाएगा, एक आपका सिंगल आर बाहर आ जाएगा, और रूट π/6 आपका एज इट इज रहेगा। ये आपकी ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर टू दैट द क्यूब इज पूछा है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। यहाँ पर अब मैं जो बचा हुआ पोर्शन है उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। बात की जाए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ये कितना होता है, ये होता है दोस्तों 4/3πr³, ठीक है। अब इसको डिवाइड किससे कर दो, ए क्यूब से। ये कितना होता है आपका, ये दोस्तों हमारा ए क्यूब होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना कहा गया उतना ही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है कि आप ए की वैल्यू रख दो। तो देखो 4/3 मैं एज इट इज रखूंगा इंटू πr³ एज इट इज रखूंगा, और जो ए क्यूब है इसकी जगह पर ए वाली ये वैल्यू रख दूंगा, ये वाली वैल्यू। तो इसका आपको पावर 3 निकालना है, ठीक है। तो देखो 2r की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8r की पावर 3 इंटू, अब ये कितना आ जाएगा π/6 है, तो एक बार तो π/6 आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा, और एक बार रूट के अंदर आपका π/6 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या है, अब हमें कैंसिल आउट करना है। देखो r³ यहाँ पर भी है, r³ यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब एक ये पाई है और एक ये आपका पाई है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना कि अगर मैं 4 से इसको काटता हूँ तो ये कितना 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और 3 से ये कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 और 2 ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गए, सब कुछ कट चुका है आपका। अब ये 6 जो है ये आपके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप क्या करो, √π और √6 दोनों अलग अलग कर लो, ये रूट के साथ में है, ठीक है। तो ये भी हम लिख सकते हैं √π अलग है और √6 अलग है। तो √6 जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो हमारा अल्टीमेटली क्या आंसर आ जाएगा, √6 रेशियो √π नीचे बचेगा। तो अल्टीमेटली ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लो ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। √6/√π ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% ऑन अ सर्टेन बिल वाज ₹22, द अमाउंट द बिल वाज, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक बिल में 35% की छूट देने पर 2 बार, देखो एक पहले बिल में 35% की छूट दे दी और उसके बाद 2 बार क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर जो अंतर आता है, डिफरेंस आता है, वो कितना आता है, 22 रुपए का आता है। तो आपसे पूछा गया कि बिल की राशि कितनी थी, ठीक है। अब इसमें हमें ये पता है कि डिस्काउंट कितना दिया है, 35% हमें दिया हुआ है, पहली चीज। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट जो है 20% का है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आपको जैसे 20% ये डिस्काउंट है तो माइनस होगा 20%, और फिर आपको ये -20%, ये दो बार दिया हुआ है। डिस्काउंट हमेशा माइनस सिंबल से ही हम डिनोट करते हैं, ऐसा हमें पता है। तो मैंने आपको बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A+B+AB डिवाइडेड बाई 100। अगर आपको 2 डिस्काउंट दिए हैं तो आप यहाँ पर रख दो। तो देखो ए क्या है, ये आपका नेगेटिव इस बार दिया है तो -20 रखा, बी भी -20 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 20 और 20 की मल्टीप्लाई करोगे 400 आएगा, 400 को 100 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 20 और 20 कितना हुआ, 40, माइनस का 40 प्लस 4 कितना हुआ, माइनस का 36%। मतलब कि कह सकते हैं 36% जो है आपने इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल डिस्काउंट मिला लिया, ठीक है। अब वो 36% का हो गया। क्वेश्चन में कहा गया कि जो पहली बार 35% डिस्काउंट दिया था और जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, इन दोनों का डिफरेंस, तो 35% और 36% इसका डिफरेंस कितना है, 1% है। 1% का जो अंतर कितना आता है, 22 रुपए का आता है। अब पूछा है अमाउंट का बिल कितना था, तो 100% निकाल दो यहाँ से, तो 100% बिल होगा, तो 100% कितना आ जाएगा, 2200 यहाँ से। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 2200 ऑप्शन 3। ये सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच है, आप एग्जामिनेशन में स्टेप्स को अवॉइड करके ही क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल देयर इज एन एक्सेस ऑफ 5% ऑन द वन साइड एंड 2% डेफिसिट ऑन द अदर साइड, देन द एरर परसेंट इन दैट
एरिया इज। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयत की भुजा की माप लेते समय उसकी एक भुजा में 5% अधिक माप ले ली जाती है, 5% एक्सेस है मतलब 5% अधिक ले ली जाती है, और 2% का डेफिसिट मतलब कि 2% जो है वो कम ले ली जाती है। तो इसके बाद उसके क्षेत्रफल मापने में कितनी त्रुटि होगी ये पूछा है, देन द एरर परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये परसेंटेज एरर निकालनी है। तो हमने ये मान लिया कि जो स्टार्टिंग में क्या था 100 था। ठीक है, अब जो भी कोई आया था मैंने उसका ये मान लिया कि टोटल जो एरिया है वो कुछ भी मान लो कि आप 100% या 100 मान लिया आपने। ठीक है, तो 100 पे क्या हुआ कि 5% का एक्सेस हो जाता है मतलब कि 105%, दैट मीन्स 105 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद क्या 2% का डेफिसिट हो जाता है मतलब कि बात की जाए 98 हो जाता है, 98 बाई 100। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 से ये 100 आपका कट गया। ठीक है, और अब आप इसको क्या करो कि इसको एक बार 5 से काट दो तो ये कितना जाएगा 21 बार जाएगा और ये 20 बार जाएगा। ठीक है, अब अगर आप 20 से इसको डिवाइड कर दो 2.21 को तो ये या फिर आप इस 98 को काट दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.9, यहाँ से आ गया 4.9 और 21 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 102.9। ठीक है, तो मतलब 100 था और एक बार बढ़ा दिया फिर एक बार घटा दिया तो ओवरऑल कितना हो गया 102 हो गया। तो ये मुझे पता है स्टार्टिंग में मैंने 100 माना था, बाद में कितना हो जाता है 102.9 हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की एरर वहां पर होती है, तो एरर तो ही है। तो अब एरर निकालनी है तो कितनी एरर होती है, ये होती है 2.9 की, और किस पर होती है 100 पर इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 100 कैंसिल आउट, 2.9% जो है ये परसेंटेज एरर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर ले जो आपको शॉर्ट वे लगता हो। 6 क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड अ रेगुलर हेक्सागन हैव द सेम पैरामीटर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू दैट ऑफ द हेक्सागन इज। क्वेश्चन में दोस्तों एक बात ये कही गई है कि एक समबाहु त्रिभुज है और एक क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है और एक आपका समषष्ठभुज जो है उसका परिमाप जो है वो समान है, मतलब कि इनके पैरामीटर जो है वो इक्वल है। अब इसके बाद एक बात और कही गई है कि उस त्रिभुज तथा षष्ठभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल है, ध्यान यहाँ पर देना। बात की जाए सबसे पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूंगा और इसका जो पैरामीटर है वो किसके इक्वल है, रेगुलर जो है हेक्सागन के। ठीक है, इनका पैरामीटर मतलब कि परिमाप इक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप कितना होता है 3a होता है, सारी साइड का समेशन कर दो तो 3a हो गया, और रेगुलर हेक्सागन है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6a, क्योंकि षष्ठभुज है इसमें 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो 6a हो जाएगा ये। अब दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि ये इसको मैंने कैपिटल ए डिफ्रेंशिएट करने के लिए माना है। ठीक है, ताकि आपको दोनों के पैरामीटर में डिफरेंस पता यहाँ पर चल जाए। तो देखो ए की यहाँ पर कैपिटल ए की आप वैल्यू निकाल दो तो ये कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6a, तो मतलब हम कह सकते हैं ये कितना आ जाएगा a/2, यहाँ से कितना आ गया a/2 इक्वल टू a। ये मुझे कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल a/2 मिल गई। अब उसके बाद जो दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू दैट हेक्सागन, मतलब कि सबसे पहले अगर आप एरिया ट्राइंगल निकालते हो तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4 a²। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड आपको करना है, इसको डिवाइड करना है हेक्सागन से, तो हेक्सागन का क्या हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू a²। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि क्या क्या चीज़ आपकी कैंसिल हो जाएंगी, √3 एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 भी आपका ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि a² डिवाइड बाई 6a² है, तो मैं क्या करूँगा कि इस a² के डिवाइड में क्या रखूँगा 6 इंटू इस कैपिटल a² यहाँ पर दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू a/2 है, तो a/2 इंटू a/2 ये आपका आ गया। अब मैंने क्या किया कि 2 से इसको काटा तो ये 3 बार कटेगा और यहाँ पर 2a हैं और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 2 आपके ऊपर चले जाएंगे तो अल्टीमेटली रेशियो कितना बन जाएगा 2:3 का बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन भी आपको दिया है सेकेंड वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की हम यहाँ पर बात करते हैं। 7th में कहा गया वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर एन आवर a man covers a certain distance in 3 hours 45 minutes. If he covers the same distance on a cycle, cycling at the rate of 16.5 km per hour, the time taken by him is.
अब देखना इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है, ठीक है, और उसके बाद वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति से उतनी ही दूरी को तय करे, तो आपको बताना है कि उस दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगेगा। टाइम कैलकुलेट यहां पर आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में केवल एक ही फॉर्मूला आपका लगता है, d इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ये ध्यान रखना कि केवल इसी फार्मूले के यूज से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो डिस्टेंस सबसे पहले आप यहाँ पर निकाल लो, स्पीड कितनी दी है, यहाँ पर स्पीड दी है 4 और टाइम कितना दिया है 3 और 45 मिनट्स। तो देखो 3 और 45 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और पूरे हैं और 45 मिनट्स को लिख दो 45 डिवाइड बाई 60, इसको भी और में कंप्लीट कर लो। तो अगर आप इसको कैंसिल करते हो 15 से तो ये 3 बार कटेगा और ये 4 बार जाएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे 4 इंटू 3 कितना हुआ 12, 12 में 3 जोड़ा 15/4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 15/4, 4 से 4 कैस गया और कैंसिल हो गया, डी कितना आ गया, ये आपका 15 डिस्टेंस यहाँ पर आपकी आ गई, ठीक है। अब ध्यान रखना कि इसमें पूछ रहा है इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन अ साइकिलिंग एट द रेट ऑफ 16.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि यहाँ पर अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, टाइम निकालने के लिए आपको करना होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी हमारी 15 आ चुकी है, स्पीड कितनी है इस बार 16.5 किलोमीटर पर आवर। 16.5 है तो दशमलव से ऊपर बढ़ाकर 0 लगा दिया, तो 105/165 हो गए। अब इसको आप 5 से अगर काटते हो तो ये कितने बार जाएगा 30 बार, और ये कितने बार जाएगा 33 बार, ठीक है। मतलब एक बार और डिवाइड होगा तो ये 10/11 आ गया आपका, लेकिन ये आवर आया और सारे आंसर आपको मिनट्स में दिए हुए हैं। तो आप क्या करो कि 10/11 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 600, और इसको आप 11 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही 11 से डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा, 55 हुआ, और फिर से 50 हुआ, फिर ये कितने बार जाएगा 4 बार, 54 दशमलव, ठीक है। अब उसके बाद एक बार कितना बचेगा ये, फिर ये 5 टाइम्स और जाएगा। तो देखो आपका राइट आंसर 54.55 मिनट्स आपको ये यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ये दोस्तों हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 8th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है इन अ सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट आर इन द रेशियो 10:3 एट 10% इंटरेस्ट पर एनम द नंबर ऑफ ईयर्स द मनी वॉज इन्वेस्टेड। जब पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी देखो कहीं पर भी अगर यहाँ पर तो देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है, सीधी बात है। अगर कभी भी सिंपल इंटरेस्ट ना लिखा हो, केवल इंटरेस्ट लिखा हो और पूरे क्वेश्चन में कहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम ना लिया हो, तो बाय डिफॉल्ट हम सिंपल इंटरेस्ट लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीआई हमेशा क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है, ऐसा ही स्पेसिफाइड नहीं होता है। अगर केवल इंटरेस्ट लिखा है तो आप बाय डिफॉल्ट उसको सिंपल इंटरेस्ट मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात जो है वो 10:3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर कहा गया है कि निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की थी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है कि हमें ये पता है कि प्रिंसिपल जो आपका मूलधन है और इंटरेस्ट जो ब्याज है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, इसका रेशियो क्या है 10:3 दिया हुआ है, 10:3 दिया है। तो हमने इसको मान लिया है 10 के और इसको मान लिया हमने 3 के, ठीक है। अब देखो पूरा क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा कैसे, एक फार्मूला आपने बहुत ही साधारण पढ़ा होगा, SI बराबर PRT/100, ये सबने पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। अब इसका ही यूज यहां पर मैं करूंगा। अब इंटरेस्ट कितना है 3 के दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया इसी सेम फार्मूले में पुट कर दे रहा हूँ, 3 के मैंने यहाँ पर रख दिया। प्रिंसिपल कितना है 10 के है, तो मैंने 10 के यहाँ पर रख दिया, इंटू रेट क्या है 10% है, 10% मैंने रख दिया यहाँ पर, इंटू टाइम कितना है, टाइम आपसे पूछा गया, टाइम आप ऐसे ही छोड़ दो, और 100 से आपको डिवाइड करना है। तो आप देखो ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो एज कट गए, ठीक है। अब आपका ये क्या है के से ये के कैंसिल आउट हो गया। अब आपका टाइम कितना बचता है, केवल आपका 3 ईयर बचता है, यही आपको कैलकुलेट करना है। सबसे दोस्तों शॉर्टकट इस क्वेश्चंस के यही है, लॉजिकल क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने होते हैं। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाए तो आपको मिनिमम स्टेप्स में सॉल्व करने होंगे। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख के किया है, लेकिन आप एग्जामिनेशन में डायरेक्ट जितना भी शॉर्टकट आपको लगा सके आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 ईयर्स।
नेक्स्ट नंबर 9 क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 40% प्रॉफिट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट 40% लॉस एंड द रेस्ट वाज सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस। इन द टोटल ट्रांजेक्शन हिज गेन एंड लॉस विल बी। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कपड़े का व्यापारी है, उसने अपने आधे कपड़े तो 40% लाभ पर बेचे, मतलब कि प्रॉफिट पर, और शेष के आधे जो रिमेनिंग बचते हैं, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, मतलब कि जो रिमेनिंग बचा अब उसका भी हाफ इसने कर दिया और उसको 40% लॉस पर इसने सेल कर दिया। ठीक है, फिर कहा गया है कि एंड द रेस्ट वाज सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस, और जो रिमेनिंग बचते हैं फिर उनको कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया। तो बहुत ही आसान है, इसमें किसी तरह का कोई भी फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा। एज्यूम कर लो कि 100% जो है वो यूनिट है अपने आप में। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि सबसे पहले सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 40% प्रॉफिट, मतलब कि हाफ कितना हो गया 50%। 50% क्लॉथ को उसने क्या किया कि 40% जो है वो प्रॉफिट पर बेचा, 40% प्रॉफिट पर। तो 50 का 40% निकालोगे कितना आ जाएगा, 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, तो कंप्लीट यहाँ पर 20 मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना कि 50% पर तो इसको बेच रहा है, लेकिन 50 को 40% पर सेल कर रहा है। तो यहाँ पर आप अगर टोटल सेल की बात करोगे तो 50 प्लस 20 कितनी हो गई, 70% जो है ये सेल हो गई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सेकेंड टाइम उसने क्या किया कि हाफ ऑफ द रिमेनिंग, 50% रिमेनिंग बचता है, इसका हाफ उसने 25% लिया। अब इसको क्या कर रहा है कि 40% लॉस पर दे रहा है, 40% लॉस पर। तो 25 का 40% निकालो, ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 10%। तो 25 तो ये सेल कर रहा है और 10% उसको ये नुकसान और यहाँ पर हो गया। तो अल्टीमेटली उसकी सेल कितनी हो रही है, ये हो रही है उसकी 15% की यहाँ पर। ठीक है, 15% उसकी ये वाली सेल हो गई। अब यहाँ पर रिमेनिंग जो बचते हैं 25%, इसको आप एज इट इज वो सीपी पर कॉस्ट प्राइस पर बेच देता है। तो देखो टोटल जो है उसकी सेल का परसेंटेज निकाल लो कितना हुआ है, 70% ये हुआ है, प्लस 15% ये हुआ है, और 25% ये हुआ है। तो 25 और 15 40, 40 और 70 मतलब 110% जो है वो उसकी सेल हुई है। टोटल कितना था, 100% था, सेल कितना हो रहा है 110%। तो यहाँ से ही देख लो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा राइट आंसर क्या होगा, 10% गेन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड। बहुत ही आसान प्रश्न है, 1100 बॉयज हैं, 900 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि एक एग्जामिनेशन में 1100 बॉयज और 900 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट दोस्तों हुआ है। मिसप्रिंट ये यहाँ पर हुआ है कि इसमें इनका परसेंटेज होना जरूरी है। तो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने में कि 50% जो है वो बॉयज जो हैं वो पास जो हैं इस एग्जामिनेशन में। टोटल हमने स्ट्रेंथ क्वेश्चन में मान ली 1100 बॉयज हैं और 900 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब क्या किया कि 50% बॉयज जो हैं ये पास होते हैं और 40% जो है ये गर्ल्स जो हैं ये पास हो रही हैं इस एग्जामिनेशन में। तो इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड कर लो। फिर उसके बाद आपसे पूछा है कि फेल का परसेंटेज आपको निकालना है। तो देखो 50% बॉयज पास होते हैं तो फेल कितने हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे 50% फेल हमें निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फेल का स्टेटस पता चल गया। अब 40% गर्ल्स अगर पास हुई हैं तो 60% क्या है, वो फेल हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना कि टोटल बॉयज कितने थे, 1100 थे और गर्ल्स कितनी थी, 900 थी। तो टोटल कह सकते हैं टोटल जो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, ये 1100 प्लस 900 कितने हो गए, 2000। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी चीज, अगर आप क्या करो कि 50% जो है वो बॉयज जो है फेल हुए हैं, तो 1100 का 50% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 550। और 60% गर्ल्स फेल हुई हैं तो 60% 900 का निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 9, ये हो गया 540। तो टोटल फेल कितने हो रहे हैं, फेल टोटल काउंट कर लो, 550 प्लस 540, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1090। ठीक है, अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि टोटल स्टूडेंट्स 2000 हैं, फेल कितने हुए 1090। तो हमारा 1090 ये फेल हो रहे हैं। ठीक है, और कितने में से फेल हुए हैं, टोटल में से इंटू 100। ठीक है,
अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हुए, दो से आप इसको डिवाइड कर दो तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 54.5%। तो इतने परसेंट जो है स्टूडेंट्स जो है फेल। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो आप विदाउट पेन एंड पेपर भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई एक आपको राइट आंसर जैसे यहाँ पर मिल रहा है 54.5% ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंटेंट तैयार करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट जो है 11th क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया व्हेन द प्राइस ऑफ क्लॉथ वाज रिड्यूस्ड बाय 25% द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ सोल्ड इंक्रीज बाय 20%। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन ग्रॉस रिसीप्ट ऑफ द शॉप। देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कपड़े का मूल्य जो है वो अगर हमने 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो पूछा है दुकानदार की सकल प्राप्ति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि ओवरऑल इफेक्ट आपको बताना है। तो इसमें क्या करो कि आप सीधा सक्सेसिव लगा दो। अब सक्सेसिव लगाना कैसे है, क्या करो कि रिड्यूस हो रहा है 25% का, मतलब कह सकते हैं 25% का क्या है यहाँ पर लॉस हो रहा है, और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 20% का क्या है इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 ये हमारा सक्सेसिव लगेगा। तो देखो ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी किसी को वैल्यू को भी मान सकते हो, तो माइनस का 25% मैंने रख दिया, अब प्लस ये 20 रख दिया। अब प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, और 25 इंटू 20 कर दो डिवाइड बाई 100। तो अब यहाँ से देख लो कि ये कितना आएगा, माइनस का 25 प्लस 20। अब ये कितना, माइनस का 25 दूनी 50, 500 होगा, 500 को 100 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 5। अब ये कितना हो गया दोस्तों 25 और 5 30% माइनस का है और प्लस का 20 है, तो मतलब अल्टीमेटली माइनस का 10% यहाँ पर निकल कर आया। जब वैल्यू आपकी माइनस में आ रही है तो यहाँ पर आप कहेंगे 10% जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आप कहेंगे 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर देख लो 10% जो है ये क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट, डिक्रीज, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को नोट डाउन दोस्तों कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन एमटीएस में पूछे गए उनकी बात भी करेंगे। तो आप यहाँ पर अदर वीडियोज एमटीएस की देख सकते हैं, साथ में क्वांट की कंप्लीट वीडियो लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो यहाँ पर कर सकते हैं, इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।